सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं हूँ विनय और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीडी के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम में बिल्कुल देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है। ये हवा बनाने के लिए क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है और यहाँ पे सभी तरीके के टाइप भी कवर होंगे आपके, क्योंकि ये जो है 2024 में जो आपके जीडी का एग्ज़ाम हुआ था तो शायद 50 प्लस से भी ज़्यादा शिफ्ट हुए थे। तो वहाँ से मैंने इन सभी क्वेश्चन को उठाया है और ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली इसलिए देखने को मिलेंगे क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, कैलकुलेशन दे रखी है और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे और हम क्या करेंगे कि इसका जो है 360 डिग्री एनालिसिस भी करेंगे। 360 डिग्री एनालिसिस का मतलब इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चंस के चीज़ें बन रही है ना, सभी चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या होगा कि इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देखना है इस वीडियो को। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपको कुछ नहीं करना है कि वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आपको बस कमेंट में ये बोलना है कि हाँ, ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाए ना, हम कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। तो देखो दोस्तों, आपसे दर पूछ रखा है और आपको देख क्या रखा है ना, 40 टाइम दे रखा है और बोल रहा है कि साधारण ब्याज जो है ना उस धनराशि की, मान के चलिए एक धनराशि पी रहा होगा। हम आपको बेसिक से बताते हैं, फिर इसका शॉर्ट अप्रोच भी बताएंगे कि कैसे करना होगा आपको एग्जाम में। मान के चलिए उस धनराशि बोल रहा है, तो मान के चलिए कोई धनराशि पी रहा होगा। पी का जो है 2/5 है। क्या है? साधारण ब्याज। मतलब साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा ही जो है पी का 2/5 है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसको रेशियो में बना लेंगे। तो ए पी को नीचे ले जाते हैं, SI बट्टा में पी 2/5 हो जाएगा ना। तो ये SI हो गया 2 और P हो गया ये। तो आपने SI का जो है एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, काफ़ी फेमस फार्मूला PRT, है ना, आपने पढ़ा ही होगा। तो SI के जगह पे इसको 2 रखेंगे, P के जगह पे हम 5 रखेंगे, R के जगह पे हमें R ज्ञात करनी है और क्या करेंगे कि हम यहाँ पे T की जगह पे 40 रखेंगे और 100 है नीचे। तो 5 से 20 बार में जाएगा, 20 से 2, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। तो आपका दोस्तों ये आंसर हो गया है ना। तो अब हम बताते हैं कि आपको ये सब नहीं करना है, आपको फार्मूला से कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूला वगैरह कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि आपके मुंह पर ये होना चाहिए कि जब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना तो आपको क्या करना है। बेसिकली हम बताते हैं आपको, है ना। तो आपको देखना है बस कि यहाँ पे आपको किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5। तो जैसे ही आप देखें कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपका साधारण ब्याज ये हो जाएगा अनडाउटेबली, है ना, बिना कुछ सोचे। तो ये हो जाएगा आपका साधारण ब्याज, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। तो आपको क्या करना है कि 2 लिखना है, ऐसा ही हो गया 2 और P हो गया 5 आपका। R निकालना है आपको, T टाइम दे रखा है 24। आपको बस ये कर देना है 5 20 और यहाँ से आपका क्या कट जाएगा, सॉरी 40 है दोस्तों, 40 20 दूनी 2, तो R आपका 1 हो जाएगा ना। तो बस यही करना है, आप देख लीजिए। और ऐसा क्वेश्चन आएगा आगे तो आपको इसे बनाना होगा ना, आगे क्वेश्चन ऐसे मैंने ले रखा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीनों के लिए 1100 रुपये है, अगले 5 महीनों के लिए 1000 रुपये और अंतिम 4 महीनों के लिए 1200 रुपये था। यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपये था तो सपना की औसत मासिक आय पूछ रहा है। यहाँ पे देखना, मासिक आय पूछ रहा है ना। तो हम क्या करना है, हम औसत कैसे निकालते हैं? औसत निकालते हैं कि जितने भी डेटा दे रखे हैं उसको हमें जोड़ना है और जितना भी
डेटा है उसे हम भाग करेंगे। जैसे कि मासिक बोल रखे हैं ना, तो हम 12 महीने होते हैं, तो भाई हमें 12 महीने से भाग दे देंगे ना, तो हमारा एक महीने का जो कि एवरेज है निकल के आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। सपना का 1100 प्लस 5 गुणे 1000 प्लस 4 महीना में 1200, सब कुछ आपको जोड़ देना है जितना भी बचत दे रखे हैं ना, क्योंकि ये आपका जो है 1 साल का इनकम हो गया ना। आपको क्या करना है कि महीना का निकालना है, तो आपको 12 से भाग देना होगा। तो 3300 हो गया, 5000 हो गया, 4800 हो गया, 1300 हो गया। आपको जो है 12 से भाग दे देना ना। तो आप इसे कैलकुलेट कीजिए, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 8 3 11, 3 1 4 14, और अगर इसे करते हैं 1 2 हासिल जाएगा, 2 4 2 6 5 11 3 14, यानी आपका इतना होगा। आपको यहाँ से काट देंगे, आपको मिल जाएगा भाई कि 1200 इसका है मासिक है ना, 1200 इसका मासिक आय है, आपको पता लग गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट के पास। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। तो इसका हम डायरेक्ट अप्रोच आपको बताएंगे। ये काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि देखिए, यहाँ पे आपको लिख देना है कि आपका टाइम कितना है ना। टाइम मतलब आपका ये हो जाएगा 10 वर्ष है ना। यहाँ पे आपको लिखना है कि गुना, कितना गुना हो रहा है, गुना यहाँ पे लिख देंगे। आपको ऐसे ही करना है ना, हम आपको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट अप्रोच बता रहे हैं। 10 वर्ष है, वर्ष लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। बोल रहा है कि 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है, ये 10 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है। तो अब बोल रहा है कि वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें वह 4 गुनी हो जाएगी। मतलब ये बोल रहा है कि जब गुना बोल रहे हैं ना, तो इधर ही लिखना है, 4 गुना हो जाएगी। तो आपको देखने को ये मिल रहा है कि ये भाई 2 का स्क्वायर ही है ना, 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो क्या करना है कि ये जो आपने लिखा 2 का स्क्वायर, तो इससे क्या करना है कि आपको इसमें गुणा कर देना है। 10 नहीं 20, काम खत्म हो गया, ये हो गया। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि चलिए अब क्वेश्चन को हम बदलते हैं ना। हम यहाँ पे 8 गुना रख लेते हैं। हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, 8 गुना बोल रहे हैं। एक बार इरेज कर लेने दीजिए मुझे, मैंने क्या बोला, एक बार जो है इरेज कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पे मैंने ये बोला कि आपको जब ऐसा क्वेश्चन मिले कि चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं का 8 गुना, मैंने ये खुद से बनाया, 8 गुना हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको टाइम लिखना है ना। वैसे लिखना तो नहीं होता है, लेकिन चलिए लिख देते हैं। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप कुछ नहीं लिखेंगे ना। 10 वर्ष है टाइम है ना, और यहाँ पे क्या है कि स्वयं का दोगुनी हो रही है, और ये बोल रहा है कि भाई कितने टाइम में वो 8 गुनी हो जाएगी। तो क्या करना है कि आपने क्यूब पढ़ा होगा कि ये 2 का क्यूब है, तो आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, 2 का क्यूब करेंगे। अब इसको क्या करना है कि आपको ये जो है इससे गुणा कर देना है। तो 30 वर्ष में आपका जो है 8 गुना हो जाएगा ना। ये थोड़ा दोस्तों पेन जो है ना थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए थोड़ा हैंड राइटिंग नहीं बैठेगी। वैसे भी मेरी बैठती भी नहीं है, कोई बड़ा इशू है नहीं। हम लोग यहाँ पे मैथ में हैंड राइटिंग नहीं देखा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओह, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये तो वही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, इसका तो ऑप्शन गायब है, लेकिन चलते हैं करते हैं क्या होता है। ये बोल रहा है कि भाई 44 आम है, 121 केले हैं और 11 सेब हैं। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों की संख्या, न्यूनतम संख्या कितनी है, ये पंक्तियों की संख्या निकालनी है आपको। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो लोग थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, जिन्होंने थोड़ा सा बेसिक नहीं क्लियर है उनका। तो यहाँ पे क्या करना है बेसिकली आपको कि देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि समान संख्या में होने चाहिए। मतलब आपको ऐसा
जो फैक्टर चाहिए इन सभी में, मतलब बेसिकली बोला जाए तो आपको HCF चाहिए। तो आपका देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो इसका HCF तो भाई 11 ही होगा, क्योंकि 11 से ही सभी चीज़ें कट पाएंगी। जैसे कि 11 यहाँ पे तो है, 11 गुणे 11, 11 चौका 44, तो 11 सभी में शामिल हो, तो आपका जो है HCF जो है 11 हो जाएगा। तो आपको पंक्तियों की संख्या निकालनी है, तो आम वाले में निकालेंगे तो यहाँ पे 4 पंक्ति है, यहाँ पे अगर केले वाले में निकालेंगे तो भाग करेंगे तो 11 पंक्ति है, और सेब वाले में करेंगे तो यहाँ पे 1 पंक्ति है। तो ये सभी को जोड़ देंगे ना, 4 1 5 1 16 पंक्ति। इसका ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, मैं लगा दूंगा एडिट करते टाइम, है ना, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे तो मिसिंग है, तो चलिए कोई बात नहीं। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। ए और बी दोनों जो है 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियाँ बेचते हैं। ओके, विक्रय मूल्य सामान्य है। ए जो है 25 का प्रतिशत लाभ अर्जित करता है, जबकि बी को जो है 10% हानि होती है। तो ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात, जी क्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए ये काफ़ी मतलब रिपीटेटिव टाइप का क्वेश्चंस है, क्योंकि आपने देखा भी होगा, बहुत बार आ चुका है, सेम एसपी वाला, सेम सीपी वाला भी आता है। तो यहाँ पे हम करते क्या है कि इसका देखिए हमें कोई खास काम होता नहीं है, जब हमें परसेंटेज में या रेशियो में निकालना होता है ना, हम इसका यूज लेते नहीं है। बस हमें ये पता है कि भाई हाँ, जैसे कि ए और बी दोनों ने जो है 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियाँ बेचते हैं। प्रति घड़ी की दर से मतलब कि ए भी 5,000 में बेच रहा है, बी भी 5,000 में बेच रहा है ना, तो इसका हमें याद रखना कि एसपी जो है सेम है। तो आपको इसको नोट कर लेना अपने कॉपी में, जब एसपी सेम होता है तो क्या करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हमने यहाँ पे ए लिखा, हमने यहाँ पे बी लिखा, यहाँ पे हम सीपी लिखते हैं, हम यहाँ पे एसपी लिखते हैं। क्या होगा कि 25% लाभ अर्जित करता है। 25% का फ्रैक्शन आपको पता होगा कि 4, और जब लाभ होता है तो हम इसको जोड़ के लिखते हैं, ये 4 यहाँ पे रहेगा सीपी, और 5 में बेच रहा है ना। बी को 10% की हानि, 1/10 होता है, जब हानि होता है तो हम घटा देते हैं, 10 से 9 में बेच रहा है। तो भाई यहाँ पे तो एसपी सेम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि भाई घड़ियाँ जो बेच रहे हैं दोनों 5,000 में बेच रहे हैं, तो ये यहाँ पे 5 में बेच रहा है, ये 9 में बेच रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलिए हम एसपी को हम सेम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम 9 से गुणा करेंगे, हम यहाँ से 5, तो अब देखिए 45 हो गया है, तो 9 से यहाँ पे गुणा किए तो 9 से यहाँ पे भी गुणा होगा, 9 चौका 36, ये सीपी लिख रहे हैं हम, और 10 पचे 50। तो अब ये ए का सीपी है, ये बी का सीपी है, तो 18 दूनी 36, 25 दूनी का 50, तो 18:25 आ गया। ये आपका आंसर है ना। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, और क्वेश्चन काफ़ी मतलब इजी ही साइड हैं, बोल सकते हैं, ज़्यादा कोई लेंदी है नहीं। और जो आया था भाई मैंने ही वहीं उठाया है, थोड़ा ये करने लायक भी क्वेश्चन है, नहीं तो और सारे क्वेश्चन तो बस वही हैं। चलिए देखते हैं इसको। 2 रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई जो है 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखिए यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे आपको बहुत ही दिमाग खोल के समझने वाली बात मैं समझाऊंगा। जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता है उसको मैं बता रहा हूँ कि देखिए कोई ट्रेन है ना, कोई ट्रेन है, और ये ट्रेन जो है ये एक आदमी या एक पोल को पार कर रही है। जब ये एक आदमी या पोल को पार करेगी तो ये अपनी लंबाई को ही पार करेगी। मान के चलिए इसका 100 मीटर लंबाई है, तो जब ये पोल को पार कर रही है तो ये अपनी ही लंबाई को पार कर रही है, यानी ये दूरी कितना ट्रेवल करेगी। मान के चलिए बोलता है क्वेश्चन में कि एक ट्रेन जो है एक व्यक्ति को, जैसे कि हाँ एक ट्रेन 100 मीटर की है और एक व्यक्ति को जो है पार करती है, तो उसने कितना दूरी चला, तो उसने चला है 100 मीटर की दूरी चला है ना। वैसे ही पोल बोल देगा, तो यहाँ पे ये है। अब एक कॉन्सेप्ट ये आता है, दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख रहे हैं कि दूसरा कॉन्सेप्ट ये आता है कि एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई p है, और एक इधर से ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन है, इसका लंबाई t है। तो जब ये पार करेगी ना तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, p + t, यानी कि ये जो है ट्रेन का और प्लेटफॉर्म का जो है लंबाई जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे भाई देखिए नॉमिनल सा इनका डिस्टेंस है, ये लोग कुछ मतलब एकदम पॉइंट जैसा ही कवर कर रहे हैं डिस्टेंस को, है ना। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि इतना बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म है, इसका कुछ लंबाई रहा होगा 300 रहा होगा,
इसका 100 मीटर रहा होगा, तो ये डिस्टेंस जो है 400 कवर करेगी ट्रेन, है ना। तो कंसेप्ट ये है और यहाँ पे हम समझते हैं। ओके, आप समझ चुके होंगे। तो हम इसे क्लियर करते हैं और फटाफट से इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं कि क्या कर सकते हैं ना, और कुछ और चीज़ें बता देते हैं कि आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, है ना। तो जब ट्रेन जो है ना दो ट्रेन होती है और एक सिचुएशन ये है कि वो एक ही दिशा में चल रही है, मतलब ऐसे ही चल रही है। ये ट्रेन ए है और ये एक ट्रेन बी है, ये एक ही दिशा में चल रही है और ये चल रही है, मान के चलिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ये चल रही है 200 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो इस हिसाब में ये होता है कि रिलेटिव स्पीड जो होता है ये जो है घट जाता है, जो ज़्यादा होता है उसमें से। तो ये जो है रिलेटिव स्पीड इसका 100 हो गया। अब ये सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस में ये होता है कि जब ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही होती है, ये ट्रेन है, ये बी ट्रेन है। हमने ए ट्रेन को 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से लिए रखा था, इसे 200। तो इसमें क्या होता है कि रिलेटिव स्पीड जो है आपकी जुड़ जाती है, यानी 100 प्लस 200 बराबर 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेंगी। तो ये रहा आपका पूरा कंसेप्ट, और अब देखते हैं कि इस कंसेप्ट पे हम इस क्वेश्चन को कैसे कर पाते हैं ना। आपको बेसिक आइडिया तो होगा ही इन सभी चैप्टर्स के बारे में, बाकी मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, रिकॉल करा दे रहा हूँ, ताकि आपका एग्ज़ाम में जो है काफ़ी अच्छे से दिमाग प्रोसेस कर पाए, है ना। तो यहाँ पे दे रखा है कि दो रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, यहाँ पे देख लीजिए विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई जो है, प्रत्येक यानी दोनों की 320 है, वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि दो रेलगाड़ियों की समान समान चाल है। यहाँ पे मान के चलिए कि एक रेलगाड़ी की x है तो दूसरी की भी x होगी। तो हमने क्या बोला था कि जब विपरीत में चलते हैं तो ट्रेनों की स्पीड जो है जुड़ जाती है। तो हम मान के चलते हैं कि x है रिलेटिव स्पीड है ये, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा में समय। तो दूरी कितनी है, तो हमने ये भी बोला था आपको कि जब दो ट्रेनें या एक प्लेटफॉर्म को एक कोई ट्रेन पार करेगी तो उसका जो है लंबाई जो है जुड़ जाता है। तो यहाँ पे दो ट्रेन जो है 320 मीटर की होगी, तो आप 320 प्लस 320 लिख सकते हैं, या 320 गुणा 2 भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं है। तो वो क्या है कि 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये होता है कि आप देख रहे होंगे कि ये मीटर में दे रखा है, ये सेकंड में दे रखा है। तो ये आपने मीटर में रखा और यहाँ पे आपने सेकंड। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना पड़ेगा। तो चलिए अभी सोल्व कर लेते हैं। 2x है और तो यहाँ पे अगर आप करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 640 बट्टा में 36 हो जाएगा। तो जब आप इसे करेंगे ना तो क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो मैंने बोला कि इसको आपको चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ओके, 18 शॉर्ट हो जाएगा। तो काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन था और आपने कर लिया। तो मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना चाहता हूँ। काफ़ी लोग मतलब भूल जाते हैं कि कब हम 5/18 से गुणा करें, कब हम 18/5 से गुणा करें। तो बहुत ही बेसिक सा डाउट है आपके, तो वो मैं बताना चाहूँगा ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि देखिए, जब हम मीटर प्रति सेकंड में होगा और हमें जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे। तो जब हमें मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा तो हमें क्या करना होगा कि 18/5 से गुणा करना होगा उसमें, है ना। क्यों करना होगा, क्योंकि देखिए, तो हमें 18/5 से गुणा करना होगा। तो इसे आपको याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि हमें किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, तो किलोमीटर जो होता है बड़ा होता है मीटर प्रति सेकंड में, तो हमें बड़ा वाले से जो है गुणा करना है। 18 जो है ऊपर रहेगा। अब जब आप किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में आपको जाना है तो आपको याद रखना होगा कि 5 जो है छोटा है और 18 जो है बड़ा है। तो 5 वाला जो है ऊपर आ जाएगा, छोटे वाला के साथ छोटा वाला मतलब रहेगा और बड़े वाले के साथ बड़े वाला। तो चलिए, ये भी चीज़ आपका क्लियर हो गया ना। ये भी काफ़ी डाउट रह जाता है, छोटे छोटे डाउट हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि
8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम कहीं ये पूनम पाउडर तो नहीं है, को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। तो शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। ओके, चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे हमें डील करना है कि परसेंटेज में। तो 8 काम को जो है, जब 8 दिनों तक काम करती है तो वो 10% काम पूरा करती है। तो इसे 100% काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। तो हमने यहाँ पे 10 से गुणा किया, तो हम यहाँ पे भी 10 से गुणा करेंगे, तो हमें लग जाएंगे भाई 80 दिन, है ना। तो ये कौन है भाई, ये है राखी, ये है राखी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20%। ये राखी है, ये पूनम है। तो क्या बोल रहा है, पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। पूनम जो है 20% अधिक कुशल है। तो आप क्या करते हैं, 20% 1/5, तो राखी 5 है तो ये 6 है, ये इफ़िशियंसी है। तो टोटल वर्क आपको निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, हमें तो राखी का पता है ना भाई, राखी तो 80 दिन में जो है काम को ख़त्म कर रही है। लेकिन राखी की इफ़िशियंसी कितनी है, ये एक दिन में राखी जो है 5 काम करती है। तो 80 दिनों में कितना काम कर लेगी भाई, 80 × 5 करेंगे, 8 5 40, 400 हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। तो देखिए ये तो टोटल वर्क है, लेकिन राखी ने तो 8 दिनों तक काम कर दिया है। राखी ने 8 दिनों तक काम मतलब कितना किया होगा। तो एक दिन में 5 करती है तो 8 दिन में 40 करेगी। 8 5 40, तो 40 तो हम घटा देंगे, इसमें से 40 घटा देंगे तो हमारा 360 आएगा। अब क्या है कि वो शेष काम को पूरा करने में कितने दिन होंगे। तो शेष काम को जो है पूरे 360 काम को ये दोनों लोग मिलकर करें तो 511 एफिशिएंसी हो जाएगा। तो 360/11 आपका आ रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाली थी कि आप, मैंने ये इसलिए ले लिया था कि परसेंटेज में आने से काफ़ी लोगों को दिक्कत ना आ जाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया ना कि आप मतलब देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि क्या करें। यहाँ पे आप लोग फार्मूला रिकॉल करने लगते हैं और बहुत लोग तो फार्मूला भी भूल जाते हैं, तो वो रिकॉल भी नहीं, सक्सेसिव लगा के आराम से बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक बार बेसिक से बनाऊं, तो जैसे कि एक गोले की त्रिज्या है 50% की वृद्धि की जाती है। मान के चलिए R1 रहा होगा, ये पहला गोला जिसका आपका त्रिज्या 100 है, ये R है बड़ा वाला जो कि 150 हो जा रहा है। अब क्या होता है कि भाई ये पहला गोला था, ये दूसरा गोला बनाया गया जबकि त्रिज्या बढ़ गया, तो गोला का आयतन क्या हो जाता है, 4/3 पाई R3, 4/3 पाई R3, है ना। तो क्या होता है ना कि आप ये सब जो लिखते हैं फालतू में 4/3 पाई, और ये जो है कट जाता है। मेन जो इफेक्ट डालता है ना ये R3 ही डालता है। तो इसे आप सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि 3 बार कोई चीज़ बढ़ रहा है तो वही चीज़ हो गया कि ये R3 जो है 3 बार ही बढ़ेगा। तो हम ये बाद में बताएंगे आपको, पहले ऐसे बेसिक से कर लेते हैं कि ये 100 है, 100 है, ये 100 है, इधर गया ये 150 हो गया, ये 150 हो गया, ये 150 हो गया। तो 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, तो ये 1000 हो गया इधर। और ये कितना होता है आपको क्यूब याद होना चाहिए, कम से कम तो 25 तक याद नहीं होना चाहिए, 33-75 हो जाता है 15 का क्यूब करेंगे तो। अब यहाँ से ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है। तो भाई 33-75 में से 1000 जाएगा तो 2375 बचेगा। 2375 कितना बढ़ गया, 1000 पे बढ़ा है, 100 पे निकाल देंगे। ये एक जीरो यहाँ पॉइंट बिठा देगा तो 237.5 हो जाएगा। तो 237.5। तो मैंने इसलिए बोला कि देखिए आप ना फार्मूला वगैरह कुछ लिखिए मत, स्टेप कटिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए आप, और चीज़ों को थोड़ा सा लॉजिकली सोचा जाए तो बहुत बेहतरीन सोल्यूशन निकल के आ जाता है। तो आपको क्या करना है, देखिए R3 से मैंने बोला कि इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ पे R3 से इफेक्ट पड़ रहा है। तो आपको क्या करना है ना कि ये R क्या है, 50 है, तो आपको बस क्या करना है कि भाई 50 का सक्सेसिव निकाल देना है और कुछ नहीं करना है। फार्मूला किस लिए चाहिए भाई,
तो 50 50 100 50 25 125, ये तो 2 बार होगा, मतलब एक आर यहाँ पे एक आर है, एक आर और बाकी है, तो 125 के साथ एक बार और लगा देंगे सक्सेसिव। तो ये क्या हो गया 175 हो गया, और ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 125 पचे कितना हो गया 625 हो जाता है, बटा में 10, ये यहाँ से कट गया, यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा, तो 0.5 तो आएगा ही आएगा, 5 2 7 आ गया, 7 6 13, और ये 237.5 आ गया ये। तो आप ऐसे अप्रोच कर सकते हैं ना। अब इसमें सीखने वाली बात ये थी कि हम आपको बताते हैं कि और क्या चीज़ें हो सकती है, इसीलिए क्वेश्चन को लिया गया है भाई। 360 डिग्री एनालिसिस फिर होगा कैसे आखिर, मान के चलिए। अब यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि आपने देखा होगा कि दे देता है कि भाई एक वर्ग है, उसके भुजा में जो है 40% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके जो है क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा। तो आपको देखिए कुछ नहीं करना है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो बस बेसिकली यही है कि ए गुणे ए, मतलब क्या है कि आपको 2 बार सक्सेसिव लगा देना है, 40 + 40 कर देना है, 40 गुणे 40 कर देना है, क्योंकि अब फालतू में इधर उधर कहाँ जाएंगे, चचू को 16 ऐसे कर देंगे। और अगर आपको मान के चलिए वृत्त का भी दे देता है कि वृत्त में 30% की वृद्धि की, तो पाई से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है आपको, पाई को हटा दीजिए, आर स्क्वायर से पड़ रहा है, तो आप उसको देख सकते हैं। घन हो गया, ए क्यू हो रहा है, तो आपको 3 बार ऐसे ही कर देना है, सक्सेसिव लगा देना है। आपको ऐसा होता है कि बेलन का दे देता है, पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, तो वहाँ पे आपको एच भी प्रोवाइड करेगा और आर भी प्रोवाइड करेगा। तो आपको वहाँ पे क्या करना है कि पाई को देखना नहीं है, रेशियो में मान के चलिए दे रखा है कि 3 है आर इसका और 5 है इसका, ये तो इफ़ेक्ट जो पड़ेगा ना, ये तितरी का 9 और 5 इस पे पड़ता है ना, ऐसे पड़ता है। चीज़ों को थोड़ा सा लॉजिकल लिया जाए तो थोड़ा सही रहता है, क्योंकि बाकी हम बताएंगे आगे कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये आ गया कि 384 मीटर लंबी एक ट्रेन, मैंने आपको सारे ट्रेन के कंसेप्ट बता दिए हैं, आप यहाँ पे उसे अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, यानी मैंने बताया था कि वहाँ पर अगर कोई पोल या खंभा को पार करे तो वो अपनी लंबाई को ही पार कर रही है। और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको चाल मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना ट्रेवल कर रही है 384। हाँ, लेकिन कोई बोले नहीं ये दूरी नहीं है, ये तो रेल की लंबाई है। तो मैंने बोला था कि जब वो खंभे को पार करेगी तो वो अपने लंबाई की ही दूरी तय कर रही है। तो आपको यहाँ पे 384 स्पीड है, ये 384 बट्टा 12, तो 12 3 36 2 12 2 24, तो आपको यहाँ पे 32 जो है इसका स्पीड मिला है ना। अब क्या कर रहा है कि भाई वो विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई, तो यहाँ पे आपको रिलेटिव स्पीड, मैंने बताया था कि रिलेटिव स्पीड तब लगता है जब 2 ट्रेनें या तो एक ही दिशा में जा रही है या इधर से इधर आ रही है, तो यहाँ पे आपको रिलेटिव स्पीड जो है काम में आएगा। या कोई आदमी आ रहा है जा रहा है तो वहाँ पे आपका जो है रिलेटिव स्पीड लग जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं रिलेटिव स्पीड क्या होगा, विपरीत है ना, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड जुड़ेगा। तो इसका तो आपको पता है 32 है, ट्रेन 2 का आपको नहीं पता है, तो यहाँ पे टी मान लेते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं कि अब की बार 384 ना लिख के हम 384 से 2 से गुणा कर देते हैं। और हमें और क्या दे रखा है कि 12 सेकंड में पार कर रही है, तो ये जो है 12 सेकंड में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 छक्के 12, 6 छक्का 36, 2 चौके 24, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 64 माइनस 32 बराबर 32 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे देख लीजिए कि मीटर प्रति सेकंड में ही दे रखा है, सभी चीज़ें मीटर में थी, सेकंड में थी, इसलिए मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पे अगर किलोमीटर प्रति घंटा में रहता तो हमें 18/5 से जो है गुणा करना पड़ता। तो चलिए, बहुत ही
अच्छे से हमने कंसेप्ट को क्लियर कर रखा है। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। दो संख्याओं का गुणनफल जो है 720 और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है? तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, हम ऑप्शन लगा देंगे। लेकिन तो आपने पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, मान के चलिए एक संख्या हो गया, ये दो संख्या हो गया, HCF गुणे LCM के बराबर होती है। ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला इसीलिए लिया है कि रिवाइज हो जाए आपका फॉर्मूला। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या है? यहाँ पर तो हमने दो संख्याओं का गुणनफल ही तो किया है, तो डायरेक्टली दे रखा है कि भाई 720 है। HCF कितना है? 4 है। LCM को L लिख देते हैं, 4 18 चौक 72 180 हो गया LCM इसका। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 संख्याओं का औसत जो है 32 है ना। यदि एक संख्या हटा दिया जाए तो औसत जो है 28 हो जाती है। तो हटाई गई संख्या कितनी है? ओके, तो आप इसे जो है बेसिक से भी कर सकते हैं, और तो बेसिक से ही सही रहेगा। आप करते हैं तो 32 गुणे 5 से करेंगे तो कितना हो जाए? 5 दूनी 10, 5 15 1 16। तो एक संख्या हटा दी गई है, यानी अब 4 संख्या हो गया, और 4 संख्या का कितना हो रहा है? ये औसत 28 हो जा रहा है। तो 28 हो रहा है 4 संख्या का, 28 चौका 112 हो जा रहा है। तो इसमें से घटाएंगे 8 हो जाएगा, 5 4 48 हो जा रहा है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर ले जाएंगे। इतना कोई छोटे छोटे क्वेश्चन में भी दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि ट्रिक भी लगा रहे हैं, इसमें क्या ज़रूरत है ट्रिक की? वैसे किया जा सकता है लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है कि काफ़ी लोग जो है ऐसे क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन में जो आते हैं, इनको देख के वो लोग फार्मूला लिखने लगते हैं इसको पूरी तरीके। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे ये काम करता है ना। तो हम 11 का मल्टीपल क्यों चेक कर लें ये भी पहले जानते हैं। देखिए, आप जो भी देखेंगे ना, ऑलमोस्ट जितने भी आपको मेंसुरेशन में मिलते हैं उसमें आपको पाई तो जरूर मिलेगा। जैसे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRH होता है। पाई क्या है? 22/7 है। इसमें क्या है? 11 गुणे 2। 11 का मल्टीपल हम इसलिए चेक करें कि 11 है, और ये तो घटेगा नहीं इसलिए। तो 0 3 हम अल्टरनेट का अंतर देखते हैं, या तो 0 होता है या तो 11 होता है। अगर ये जो है कंडीशन फुलफिल करता है तो ये जो है डिविजिबल होता है 11 से ना। तो 0 3 3 हो गया, 5 6 11। तो 11 से 3 घट रहा है तो ये तो हो नहीं रहा है, 11 का डिविजिबल है नहीं। यहाँ पे देखते हैं 9 5 3 8, 9 में से 8 घटेगा, 1 बच रहा है, नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पे 1 हो गया, 6 6 12 हो गया, -12। देखिए माइनस में 11 है या प्लस में 11 है उससे मतलब नहीं होता है, आपका कटना चाहिए। 11 है बस, ये आपका है। लेकिन हाँ, आपको सभी ऑप्शन चेक करने होते हैं। ये 4 हो गया, 6 2 8 हो गया। ये मैंने नहीं बनाया, ये क्वेश्चन आया हुआ है GD में, है ना। देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे हो रहा है। बाकी अगर आपको आत्मा की संतुष्टि चाहिए तो हम करा देते हैं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। बाकी आपको ऐसे ही करना है, मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ भाई। जब चीज़ें बनाई गई है फास्ट तो आप कीजिए। बहुत लोग जानते भी होंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। बाकी आधार की त्रिज्या दे ही रखी है आपको, 2/22/7 RH भी दे रखी है। तो 7 से 10 हो गया 70, बाई 2 44, 44 से और 14 से गुणा करेंगे, 14 चौका 56, 14 चौका 56, 5 61, और ये 10 आ जाएगा 0। देख सकते हैं कि वहीं आ गया। तो आप टाइम सेव कर सकते हैं उस मेथड से। काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और आप लगा भी सकते हैं ना। क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी ऑप्शन गायब है, इसको भी लगा देंगे हम ऑप्शन। विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 103 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक की समान संख्या मिले। देखिए, जब समान संख्या की बात करता है ना, और यहाँ बोल रहा है कि अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो है आपका HCF निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन का सहारा लेना है, तो ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन पुट कर दूंगा, तो आप उसे देख सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ क्योंकि भाई ऑप्शन है नहीं, तो मुझे भी याद है नहीं कि कैसे। बाकी आप देख लीजिएगा कि क्या है इसका, है ना। मोस्ट प्रोबेबली उससे कट जाएगा ये।
तो यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी अकेले अकेले तौर पर एक काम करते हैं, 20 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन एक कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया। बी ने शेष काम 12 दिनों में पूरा किया, तो काम की शुरुआत कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अच्छा जी, चलिए देखते हैं। ए हो गया, बी हो गया, 20 हो गया, ये 60 हो गया ना, ये 60 हो गया, 20 3 60, ये हो गया एक। तो बोल क्या रहा है कि बी ने शेष काम जो है 12, तो बी का काम पूरा कराते हैं भाई। बी जब 12 दिन कर रहा है तो 12 काम कर लेगा, तो 60 में से 12 काम कर लिया, ये बचा कितना 48। अब जब ये 48 काम बचा तो 12 काम जो किया है बी ने वो तो अकेले किया है, लेकिन अब 12 काम से पहले तो इन दोनों ने मिलके किया होगा भाई, 3 1 4 से कर रहे होंगे। तो यही तो पूछ रहा है कि भाई जब ये साथ काम कर रहा था ए बी के साथ, तो उसने 12 दिनों तक काम किया है, तो इसका मतलब ये 12 दिन हो गया। बेसिक सा क्वेश्चन था ये तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 वर्ष में 9464 हो जाएगी, है ना। तो देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला ना एक ही अप्रोच आप ध्यान रखिए कि आप रेशियो मेथड ही लेके चलिए, क्योंकि कितना भी कॉम्प्लेक्स हो आप निकाल ले जाएंगे, है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से है ना 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष भी है ना। तो 30 का क्या आपने पढ़ा होगा, 30 का आपने पढ़ा होगा कि 3/10 है ना, तो 10 से 13 होगा। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है, ये जो है आपका अमाउंट है। तो 10 से 13 हो रहा है, ये भी 10 से 13 हो रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया 100 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका 169 हो गया। तो बोल रहा है कि भाई 2 वर्ष में ये हो जा रहा है। तो ये आपका क्या है अमाउंट। देखिए जब कोई धनराशि जो है ना, यहाँ पे कोई धनराशि है पी है, तो ये बोलता है कि ये पी धनराशि है ना इतना हो जाएगा, मतलब हो जाएगा मतलब ये अमाउंट की बातें कर रहा है कि भाई उसने कुछ दे रखा है और उस पर ब्याज लग रहा है, और ब्याज जुड़ने के बाद वो क्या हो जाता है अमाउंट हो जाता है। तो ये आपका अमाउंट है, और ये वैल्यू जो है 9464। देखिए रियल वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखा है ना उसको ऊपर रखते हैं, और जो हम रेशियो में निकालते हैं उसको हम नीचे रखते हैं कंपेयर करने के लिए, और जो है हमें 100 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यूनिट डिजिट पे जा सकते हैं ना। क्या करना है कि आपको ज़रूरत नहीं होती है, देखो 0 तो आएगा ही क्योंकि 100 है। हम क्या करते हैं कि जो है 4 9 के पहाड़ा में कब आता है देख सकते हैं, 9 2 18 29 27 9 चौके 36 9 छक्के 54। तो 6 देख लीजिए कि कहाँ आ रहा है, 9 शुरुआत में 6 आना चाहिए ना, ये नहीं कि यहाँ से आ रहा है, क्योंकि हम तो यहाँ पे कर रहे हैं ना भाई 9 छक्के 54, ये तो फर्स्ट में हो जाएगा, ये सब फर्स्ट वाला डिजिट है। आपको ऐसे देखना 9 छक्के 54, 6 कहाँ आ रहा है, 6 आना चाहिए 0 के बाद, है ना, यहाँ पे 6 आ रहा है। चलिए देख लेते हैं, बाकी आप यहाँ पे कर सकते हैं 13 से ऐसे कर दीजिए कि इसको भाई 13 का वर्ग है तो 13 13 ऐसे कर दीजिए, 13 सते 91 3 हो गया, 13 दूनी 26, 13 बटा 104 है ना। फिर 13 से करेंगे आप तो 13 चौका 52, 13 पाँचे 65, 7 13 छः 78, तो 5600 आ गया। तो आप कैलकुलेशन के पीछे मत भागिए, आप देख लीजिए कैसे हम यूनिक अप्रोच कर सकते हैं, है ना। बाकी चलिए चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये भी आपको देख सकते हैं, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी, मतलब दर पूछ रहे हैं, यहाँ पर आपको रेट निकालना है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि स्वयं की 3 गुनी, मान के चलिए वो पहले एक रहा होगा राशि, 3 गुना हो गया, ब्याज कितनी मिल रही है, ये 2 जो है ये ऐसा ही मिल रहा है, और ये आपका अमाउंट हो जाता है, ये आपका प्रिंसिपल है। आपके पास सभी चीज़ें हैं, आप बस निकाल दीजिए, है ना। तो एसआई वाला फार्मूला आप याद कीजिए, एसआई वाला पीआरटी वहीं लगेगा, 1 हो गया। आर क्या है, आर नहीं दे रखा, आर तो निकालना ही है, आर है। इसको क्या लिख सकते हैं,
8.5 लिख सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको 200 कर देते हैं, इसको इधर भेज दिया और 8/5 को इधर ला दिया ना, और इसको R से है ना ऐसे कर दिया। तो आपको करना पड़ेगा, इसको हम क्या करते हैं, पॉइंट को काट के यहाँ पे 0 बना लेते हैं। तो 17 25 85 ऐसे आप कर लीजिए, जब कम्प्लेक्स लगता है चाहिए ना तो ऐसे कर लिया जाता है। 5 का 20, 400 हो गया। तो अब इस 17 से काटेंगे 400 को तो कितना होगा, 17 दूनी 34 और 6 60 हो गया। तो 17 3 51 23 23 23 23 इसी में आ रहा है, बाकी हम कर लेते हैं। 17 3 51 9 बचा है, तो 90 के आसपास चला गया। 17 चौका 17 25 85, 5 बचा है 50, 17 दूनी 34। तो ये देख सकते हैं कि यहीं आ गया। तो वहीं मैंने बोला कि कैलकुलेशन ज़्यादा करने के पीछे ना भागे। आपको अगर आंसर मिल रहा है तो आप लगाइए, आप काम करते चलिए। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है आपके ऊपर, है ना। अब ये क्या बोल रहे हैं, 4 संख्याओं का औसत जो है 52 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना है। प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 4 संख्याओं का औसत जो है 52 है ना। प्रथम 2 संख्याओं का औसत मान के चलिए कि ये 1 है और ये 2 है। इन 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना है। ये 1 और ये 3 और 4 हो गया ना, का कितना है, औसत का 3 गुना है। तो मान के चलिए ना कि ये x है और ये 3x है ना, ये इसका x औसत है और ये 3 गुना है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि भाई हम इसका सम कर देते हैं। जब हम सम करेंगे तो इसको भी, ये पूरा टोटल हो गया, टोटल का सम यहाँ किया और मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 दूनी 8, 5 का 20, तो यहाँ पे 4x हो गया, 208, 4 से काट देंगे, 4 5 20, 52, तो x बराबर तो 52 हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ये 156। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो एक कुर्सी जो है का अंकित मूल्य जो है 5,000 रुपये है। 10% और 1% की 2 क्रमागत छूट के बाद कुर्सी को इतना में बेचा जाता है। तो देखिए ये काफ़ी फिक्स्ड पैटर्न का सवाल है और इस पर काफ़ी आपको क्वेश्चन देखने को मिले भी होंगे, आप जब अपना मॉक टेस्ट भी लगाते होंगे या कुछ भी करते हैं। लेकिन ये तो भाई फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है ही है। तो आपको क्या करना है कि देखिए अंकित मूल्य दे रखा है 5,000, तो आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे MP लिखना है, मतलब अंकित मूल्य को, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, CP लिखना है। इतना में बेची जा रही है, तो SP होता है, सॉरी। यहाँ पे आपको 5,000 लिख लेना है और यहाँ पे आपको 3150 लिख लेना है। अब ये क्या करना है कि देखिए 10% दे रखा है और 1% से हमें कोई काम नहीं है। हमें क्या करना है कि 10% का छूट दे रहा है। यानी छूट क्या करता है, देखिए 10% 10 होता है, आप छूट लिखते हैं तो 9/10 करते हैं। यानी पहले 10 था अब 9 है। बस यही करना था आपको कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये किया आपने, ये किया, काट दिया इधर, और यहाँ पे आप इधर डायरेक्टली करेंगे 9 45 और यहाँ पे 3 15 हो गया। आप देख सकते हैं कि भाई कितना का डिस्काउंट मिल रहा है, 5 हो गया, और ये 4 करेंगे 3 हो गया, और ये 1 हो जाएगा ना। तो ये कितना मिला, 400। हम जब भी डिस्काउंट देखते हैं वो हम MB पे देखते हैं, है ना। अब 100% कर रहे हैं हम इसका, 45 यहाँ 135, 30 हो जाएगा, 30% आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं इसको, ये क्या बोल रहे हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो है 264 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत जो है 33% है तो विक्रय मूल्य कितना है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अंतर आपको दे दिया है, डायरेक्टली वैल्यू में दे दिया ना, और यहाँ पे बोल रहा है कि यदि लाभ प्रतिशत 33% है। तो देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अंतर क्या होता है।
CI और CI बोल रहे हैं कि CP और SP का ही अंतर जो होता है लाभ और हानि होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप CP को 100 लेते हैं और 33% लाभ होता है, यानी बेचा गया है 33% लाभ पे, यानी 33 जोड़ देंगे तो 133 है। यही करते हैं ना आप। तो क्या है कि भाई यहाँ पे 33 है और इसका दे रखा है कि 264 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 33 करेंगे, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं 133 का, मतलब आप समझ रहे होंगे कैलकुलेशन, है ना। और 11, जब भी आपको ऐसे मिले तो आप ऐसे इसको फैक्टर कर लीजिए। और क्या कर सकते हैं, 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 3 8 है ना, 8 3 का 24, 8 3 का 24 2 26, 8 2 10, 10,164 ये आ गया आपका ना। तो ये बेसिकली इसलिए लिया गया था कि आप क्वेश्चन को देख के ऑप्शन देखेंगे और डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं। 1177 किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है, बस मार के चले जाइए, है ना। इसमें ज़्यादा कुछ जानने वाली बात नहीं है। अगर जानना चाहते हैं तो जो महत्तम समापवर्तक होता है आपको, वो सभी में कॉमन होता है। तो कॉमन होता है तो भाई इसमें भी कॉमन होगा, इसमें भी कॉमन होगा, मतलब इसमें भी कॉमन होगा और इसमें भी कॉमन होगा। तो यहाँ पे 7 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 7 से गुणा करेंगे, 11 77 63 91 बनेगा। और कुछ है नहीं, कहानी तो ज़्यादा है नहीं इसमें। एक गोले की त्रिज्या जो है 4.2 है, तो गोले का आयतन, हाँ तो मैंने इसलिए बोला था कि भाई देखो ऐसा आता है ना तो पहले चेक कर लो, और डेसिमल में आता है ना तो इसलिए मैंने लिया कि भाई डेसिमल में थोड़ा संभल जाओ कि 11 का मल्टीपल। वैसे तो होता है कि 90% में आपका लग जाए, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो कोशिश करो कि आप बना लो, है ना। तो देख सकते हैं कि अगर चेक करने जाते हैं तो 6 6 3 9 4 1 5, तो 9 और 5 4 ही बच रहे हैं, कोई होगा नहीं। 11 का मल्टीपल 9 2 11, 3 1 4 14, 3 2 5, 14 में से 5 घटेगा 9, नहीं हो रहा है। 4 2 6, 2 8, 8 6 14, 14 में से 8 घटेगा 6 बच रहे हैं। 8 1 9, 3 12, 4 2 6, 6 ही बच रहा है। तो यहाँ पे आपका 11 का मल्टीपल नहीं है। अगर हो भी जाता ना तो आप मतलब गलती से उसे मार्क भी मत कीजिए, क्योंकि आजकल क्या होता है कि 2 कॉमन प्लेस पे जो है डेसिमल पे आप देख ही रहोगे कि 2 स्थान तक निकालिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको 11 का मल्टीपल ऐसे मिल जाए लेकिन वो हो ही ना आंसर। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। बाकी जो वैल्यू डायरेक्टली दिया रहता है ना बिना डेसिमल का, तो उसमें आप 100% वहाँ पे आपको चांस होता है कि वही आंसर होगा जो 11 का मल्टीपल हो जाए। तो यहाँ पे करते हैं कि गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और फार्मूला भी रिवाइज हो जाएगा अगर आपको नहीं पता है। 4/3 22/7 और आर क्यूब, बाकी कैलकुलेशन है आप कर सकते हैं इसको। और थोड़ा सा यहाँ पे फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये निकल जाएगा ना। टाइम को थोड़ा सेव करते हैं, तो वीडियो लेंदी बन जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4πr² होता है, चाहे संपूर्ण पूछे या वक्र पूछे, सारा ये आपका 4πr² होता है ना। तो ध्यान में रखिएगा ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई। आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा? तो आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए पहले सबसे पहले आपको जानना होगा कि जो आय होगी वो क्या होगी भाई, इनकम क्या होगी। इनकम जो होगी ना, इनकम जो टिकट का प्राइस है ना, टिकट का प्राइस अब कितने लोग इसे ले रहे हैं, कितने लोग, ये होगा इनकम, इनका रेवेन्यू यही जनरेट होगा। अगर टिकट का प्राइस मान के चलिए 10 रुपया है, 10 लोग देखने गए, यानी ये 100 है ना। तो यहाँ पे आपको बेसिक सा चीज़ क्लियर हो गया कि इसी पे आपको बैठा देना है ना, और कुछ नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं।
तो यहाँ पे आपको लिखना है कि प्राइस 18% की वृद्धि की गई। मान के चलिए 100 था, 118 कर दिया गया। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने के कारण दर्शकों की कमी में, दर्शक का मतलब क्या रखते हैं, स्पेक्टेटर को दर्शक बोलते हैं ना, तो 25% कम यानी 1/4, 4 से 3 हो गया है ना, 400 हो गया, 18 3 54, 354 हो गया ना। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई ये तो कम हो गया, कितना कम हो गया, मुझे लग रहा है कि 46 ही होगा, 46 कम हो गया, 400 पे कम हुआ है 100 पे, तो ये इधर से इधर कट जाएगा, 4 से 1 मिनट में गया, और यहाँ पे करते हैं तो एक बार में गया। तो आपको 11 दिखते ही लगा के भाग जाइए, कुछ करना है नहीं, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एवरेज का क्वेश्चन है, और 13 विद्यार्थियों के औसत अंक जो है 130 थे, और लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिया गया, तो उनके अंक का सही औसत, भाई देखो 13 विद्यार्थी थे, उनके औसत अंक कितने थे, 130 थे। भाई 130 तो रहेगा ही रहेगा। अब देख लेंगे कितना कम होता है क्या ज़्यादा होता है। तो 32 के स्थान पे 23 दर्ज कर लिया गया है, तो भाई 23 दर्ज कर लिया गया है, यानी यहाँ पे गलती लिख दिया गया, लेकिन हमें तो भाई चाहिए था ना 9 जो है वो कम दर्ज कर लिया गया, तो 9 हम जोड़ेंगे सही करने के लिए, सही करने के लिए हम जोड़ेंगे, क्योंकि 9 गलत लिखा गया तो 9 हम सही करेंगे ना भाई। तो हम यहाँ पर तो जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे, 13 लोगों में बटेगा। तो आप बेसिक सा कैलकुलेशन कर सकते हैं, और 130 प्लस अगर 0 लेते हैं तो यहाँ पर 90 बनेगा, 13 छक 78, 78 नहीं होगा। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में कुछ मिल रहा है क्या, 130, हाँ यही मिलेगा, ये मिल रहा है। बाकी हम देख लेते हैं 13 78 और 12 देख लेते हैं, 120 चला जाएगा, 13 9 117, तो आपका आ जाएगा 130.69। बाकी देखिए आप अगर ऐसा, ये तो भाई ऐसे ही अप्रोच करना है आपको एग्जाम में। बाकी अगर आप बनाना चाहते हैं बिल्कुल कि भाई हमें तो बनाना ही है, तो चलिए बनाते हैं। तो क्या है कि देख सकते हैं कि 13 विद्यार्थियों के औसत अंक जो है 130 है, एकदम बिल्कुल बेसिक बच्चा वाला मेथड। हाँ ऐसे करते हैं इसका, लेकिन बाद में यह पाया गया है कि एक विद्यार्थी के अंक गलत से 32, देखिए जो सही ये वाला जो है ना 32 सही वाला, ये यहाँ पे ऐड होगा, और जो गलत वाला है ना इसे हम हटाएंगे, 23 दर्ज किया गया। अब इसको क्या करना है कि हमें जो है जो आया है इसे 13 लोगों में बांटना है, तो 13 13 169 होता है, 0 बैठ जाएगा यहाँ पे, और प्लस 9 हो जाएगा ना, 9 3 12, हाँ 13, और फिर आप अपने यहाँ से देख लीजिए 1699 हो रहा है ना, 13 एक बार में जाएगा, 13 3 39 हो गया, 39 हो गया, और 9 उतर गया लेकिन 0 आएगा, और फिर पॉइंट जाएगा, तो कितना हो रहा है, 13 78 हो रहा है ना, और फिर 12 13 9 117, तो वही हुआ। लेकिन आप इतना सब चीज़ किए फिर जाके आया, तो इससे बढ़िया है कि आप वही मेथड को फॉलो कीजिए जो कि मैंने आपको पहले बार में बताया था ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा आप कर कीजिएगा बाद में ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक आदमी 1 रुपये में 35 आम खरीदता है, 1 रुपये में कितने आम बेचने चाहिए, बेचने पर उसे 30% की हानि हो जाएगी। ओके ओके, तो चलिए देखते हैं। 1 रुपये में 35 आम खरीदा है, बेचेगा 1 रुपये में, मान के चलिए 1 आम बेच रहा है और उसे हानि हो रही है 30% की, तो हम 70 बट्टा में कितना बेच कितना आ रहा है, 70 बट्टा में 100 में बेच रहा है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 7 5 35 हो गया, और ये 50 हो गया 1 बराबर, तो आपको 50 आ गया। इसमें कोई समझने वाली बात थी नहीं, वैसे इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैंने आपको बताया पहले कि गला थोड़ा ख़राब है, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया आगे, क्योंकि कल के लिए रखते हैं इसको, और जो 25 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको हम कल करेंगे डिस्कस। और
देखेंगे कि आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। बाकी आप बताइए अपना फीडबैक कि क्या इसे कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा हेल्थ ठीक नहीं है, तो ज़्यादा लंबा खींच भी नहीं सकता, नहीं तो 2-2 घंटे तो खींच ही सकता हूँ जब हेल्थ ठीक हो जाएगा। तो आप बताइएगा, अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा।